लालबाई की आत्मा को मुक्ति मिले 1 साल बीत चुका था। नीलगिरी गांव अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। आर्यन और मीरा फिर से वहां गए, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ था। गांव वाले खुश तो थे, पर सोमवार के आते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। डर की नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी उम्मीद की। वह पुराना कुआं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसे सालों से पत्थर डालकर बंद कर दिया गया था। आर्यन ने गौर किया कि सोमवार की आधी रात को गांव के लोग चुपचाप उस कुएं के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। समीर, जो पिछली घटना के बाद से थोड़ा सहमा रहता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि हमने जिस चुड़ैल को मुक्त किया वो अकेली नहीं थी। लालबाई तो बस एक रक्षक थी, असली शैतान तो उस कुएं के नीचे कैद है। सोमवार की सुबह गांव की एक छोटी बच्ची गायब हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आर्यन और मीरा ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें कुएं के पास वही लाल साड़ी का एक टुकड़ा मिला। मीरा चौंक गई, लेकिन लालबाई तो जा चुकी है। फिर ये साड़ी यहाँ कैसे आई? तभी कुएं के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज आई, उसने मुझे आजाद कर दिया। अब प्यास और भी गहरी है। सस्पेंस से पर्दा उठा। सस्पेंस तब खुला जब आर्यन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स देखे। पता चला कि लालबाई असल में कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो एक जेल प्रहरी थी। वो अपने खूनी रूप से लोगों को डरा कर रखती थी, ताकि कोई उस कुएं के पास न जाए। उस कुएं में रक्त पिशाच कैद था, जो इंसानी खून की एक बूंद मिलते ही जाग सकता था। पिछले साल जब आर्यन ने लालबाई को मुक्त किया तो अनजाने में उस कुएं की सुरक्षा हट गई थी। अब वो पिशाच आजाद हो चुका था और हर सोमवार उसे एक भेंट चाहिए थी। रात के 12 बजते ही कुएं का भारी पत्थर हवा में उड़ गया। उसमें से काले धुएं के साथ एक साया निकला, जिसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। वो सीधे उस बच्ची की तरफ बढ़ा, जिसे गांव वालों ने डर के मारे कुएं के पास बांध दिया था। आर्यन और मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें समझ आ गया कि इस शैतान को ताकत गांव वालों के डर से मिल रही है। आर्यन चिल्लाया, डरो मत, अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मीरा ने मंदिर का शंख बजाना शुरू किया। शंख की आवाज और लोगों की एकजुटता से वो साया कमजोर पड़ने लगा। आर्यन ने उस कुएं में पवित्र अग्नि, मंत्रा इन्फ्यूज्ड फायर फेंक दी। एक जोरदार चीख के साथ वो पिशाच वापस कुएं में खींच लिया गया और कुआं हमेशा के लिए सील हो गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अगले दिन मंगलवार था। सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन और मीरा गांव से निकलने लगे। तभी समीर को रास्ते में एक छोटा सा सिक्का मिला, जिस पर सोमवार लिखा था और उस पर खून का एक ताजा धब्बा था। समीर ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। नीलगिरी गांव से वापस शहर आने के बाद समीर पूरी तरह बदल चुका था। वो अब अंधेरे कमरों में बैठना पसंद करता और किसी से बात नहीं करता था। आर्यन और मीरा को लगा कि शायद वो पुराने हादसों के सदमे में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हर सोमवार को समीर की आंखें। रामपुर गांव के लोग वैसे तो भूतों से डरते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अपनी नाक बंद कर लेते थे। गांव का सबसे बड़ा गप्पेबाज रामू बोला, भाई, लगता है हवेली वाली चुड़ैल ने बरसों से नहाना छोड़ दिया है। कैसी सड़ी हुई गंध आ रही है। हवेली के अंदर नजारा कुछ और ही था। बुलबुल चुड़ैल अपनी जादुई आईने के सामने खड़ी रो रही थी। रोते हुए उसके चेहरे का मेकअप, जो असल में कीचड़ और कोयला था, और भी डरावना लग रहा था। हवेली का इकलौता शाही बाथरूम पूरी तरह जाम हो चुका था। नल खोलते तो उसमें से पानी की जगह सूखी हड्डियां गिरती और फ्लश चलाने पर वो जय माता दी के नारे लगाने लगता। बुलबुल ने गुस्से में चीख कर कहा, बिना नहाए मेरा चार्म खत्म हो रहा है। अगर आज रात तक शॉवर नहीं चला तो मैं पूरे गांव को गंदा कर दूंगी। आधी रात को मुन्ना प्लम्बर अपने घर के बाहर खर्राटे ले रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई हवा में उठा रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो जमीन से 20 फुट ऊपर उड़ रहा है और उसे 2 लंबे नाखून वाले हाथों ने पकड़ रखा है। अरे, एयर इंडिया फ्री सेवा कब से देने लगी? मुन्ना नींद में बड़बड़ाया। चुप कर मरियल इंसान, मैं बुलबुल हूँ। मेरा टैलेंट आज मेरे बाथरूम में काम आएगा, चुड़ैल ने डरावनी हंसी के साथ कहा। मुन्ना को सीधे हवेली के बाथरूम में पटका गया। बाथरूम क्या था, कबाड़ खाना था। दीवारों पर काई जमी थी और गीजर में से किसी के खर्राटे लेने की आवाज आ रही थी। मुन्ना ने डरते डरते अपना औजार बैग खोला। उसने जैसे ही रिच निकाला, वॉश बेसिन का नल खुद ब खुद बोलने लगा, भैया पहले मुझे ब्रश तो कर लेने दो, बहुत दिनों से कचरा फंसा है गले में। मुन्ना उछलकर पीछे गिरा। भूतिया नल, चुड़ैल बाहर से चिल्लाई, जल्दी कर मुन्ना, मुझे मिल्क बाथ लेना है। और देख, फ्रीजर को जरा तमीज से ठीक करना, उसके अंदर एक जिन रहता है जिसे ठंड बहुत लगती है।
मुन्ना ने गीजर खोला तो देखा कि अंदर एक छोटा सा जिन स्वेटर पहनकर बैठा था और माचिस से आग जलाकर हाथ सेक रहा था। मुन्ना, अबे तू पानी गर्म करेगा या अपनी पिकनिक मनाएगा? जिन्न, साहब पानी बहुत ठंडा है, मुझे जुकाम हो जाएगा। मुन्ना ने जिन्न को 2 थप्पड़ मानसिक तौर पर लगाए और उसे ताकीद की कि अगर 5 मिनट में गर्म पानी नहीं आया तो वो उसमें हार्पिक डाल देगा। जिन्न डर के मारे फौरन आग उगलने लगा। सबसे बड़ी समस्या फ्लश की थी। जैसे ही मुन्ना उसे छूता, फ्लश गाना गाने लगता, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुन्ना ने अपना सिर पकड़ लिया। मैडम, आपका बाथरूम है या म्यूजिकल थिएटर? ये फ्लश काम क्यों नहीं कर रहा? चुड़ैल दीवार फांदकर अंदर आई क्योंकि दरवाजा खोलना उसे बोरिंग लगता था। उसने कहा, वो असल में पिछली बार मैंने इसमें एक तांत्रिक को फ्लश कर दिया था, तब से इसकी आवाज बदल गई है। मुन्ना ने पाइप के अंदर हाथ डाला और खींचकर एक पुरानी तांत्रिक की माला और 3 किलो फंसे हुए बाल निकाले। जैसे ही कचरा निकला, फ्लश से जोरदार आवाज आई, ओ, अब चैन मिला। सुबह के 4 बज रहे थे। मुन्ना पसीने से लथपथ था, लेकिन बाथरूम अब चमक रहा था। उसने चुड़ैल के लिए एक खास जैकुजी सेटअप भी कर दिया था, पुराने लकड़ी के टब में पाइप जोड़कर। बुलबुल चुड़ैल ने जब अपना नया बाथरूम देखा तो वो खुशी से नाचने लगी। उसके पैर 360 डिग्री घूम गए। मुन्ना, तूने तो कमाल कर दिया। अब मैं रोज नहाऊंगी और अपनी सफेद साड़ी को नील लगाकर चमकाऊंगी। मुन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम अब मुझे जाने दो, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। चुड़ैल ने उसे सोने के कंगन दिए और कहा, ये ले अपनी फीस, और सुन, रास्ते में किसी को मत बताना कि मैं कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हूँ, वरना उनकी खाल उधेड़ दूंगी। मुन्ना वहाँ से ऐसे भागा कि उसके जूतों से धुआं निकलने लगा। गांव पहुंचकर उसने प्लम्बिंग छोड़ दी और भूत भगाने का बोर्ड लगा लिया, क्योंकि उसे पता था कि भूतों को मंत्रों से नहीं बल्कि एक अच्छे प्लम्बर और साफ बाथरूम से डराया जा सकता। बाहर चांदनी नहीं थी, बस घना अंधेरा था। उसने देखा कि एक लंबी पतली परछाई उनकी झोंपड़ी के चारों ओर घूम रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया, ये कोई और नहीं, जंगल की चुड़ैल थी। चुड़ैल अक्सर भटकते मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन आज वो सीधे माधव के घर के पास थी। चुड़ैल जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल के जानवर भी डर से कांप उठे। माधव ने देखा कि चुड़ैल ने धीरे से उनकी झोंपड़ी के दरवाजे को छू लिया। लकड़ी के पुराने दरवाजे से जलने की गंध आने लगी। माधव जानता था कि अगर दरवाजा टूट गया तो वे बच नहीं पाएंगे। अचानक माधव को याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक बार बताया था कि बुरी आत्माएं केवल लालच और पाप से भरे लोगों को ही नुकसान पहुंचाती हैं, जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हें नहीं। माधव ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो डर के मारे भगवान का नाम जप रही थी। डर के बावजूद माधव अपनी जगह से उठा। उसने दरवाजे के पास जाकर बिना किसी डर के ऊंची आवाज में कहा, ऐ चुड़ैल, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोई सोना चांदी नहीं, कोई कीमती चीज नहीं। यहाँ सिर्फ गरीबी और टूटी उम्मीदें हैं। मेरे घर में न लालच है, न किसी का बुरा करने की इच्छा। चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसकी अंगारों सी आंखें माधव को घूर रही थीं। माधव ने फिर कहा, अगर तुम भूख से आई हो तो मैं तुम्हें एक रोटी दे सकता हूँ जो कल के लिए रखी थी। मैं भूखा रह जाऊंगा, पर मेरा दिल साफ है। माधव की निडरता और उसकी सच्चाई ने शायद चुड़ैल को अचंभित कर दिया। धीरे धीरे उसकी भयानक हंसी शांत हो गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। कुछ देर तक हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। फिर बिना कोई आवाज किए वो परछाई घने अंधेरे में घुल गई और दूर कहीं चली गई। माधव और उसकी माँ ने राहत की सांस ली। उस रात चुड़ैल फिर कभी वापस नहीं आई। माधव समझ गया कि ईमानदारी और साफ दिल की रोशनी बड़े से बड़े अंधेरे और डर को भी दूर भगा सकती है, भले ही आपका घर कितना भी गरीब क्यों न हो। विक्रम, तुमने खुद से कहा कि तुम नहीं डरते, जबकि तुम्हारा हर रोम रोम डर से कांप रहा है। वो तुरंत पलटी और कैमरे का लेंस विक्रम की ओर कर दिया। विक्रम जानता था कि ये उसका द लास्ट क्लिक हो सकता है। विक्रम को पुरानी शर्त याद आई, आधी रात के बाद किसी आईने में अपनी तस्वीर मत खींचना। उसने तुरंत अपने सामने रखा मेज पर पड़ा आईना उठाया और तेजी से उसे नैना के सामने कर दिया। नैना ने जैसे ही क्लिक किया, कैमरा की फ्लैश चमकी, लेकिन तस्वीर में विक्रम की जगह आईने में दिख रही नैना की अपनी तस्वीर खिंच गई। तस्वीर तुरंत कागज पर छपकर बाहर आई। उस तस्वीर में नैना एक बेहद डरावनी असली चुड़ैल के रूप में कैद हो गई थी। नैना चीखी, तुमने क्या किया? मेरी असली सच्चाई, मेरी ही झूठ की सजा बन गई। नैना का शरीर जोर से कांपने लगा। उस झूठी नैना का अस्तित्व
कैमरे के असली सच में कैद हो गया। अगले ही पल नैना एक काली राख बनकर हवा में बिखर गई और काला लेंस जमीन पर गिरकर टूट गया। काला लेंस टूटने के बाद विक्रम ने राहत की सांस ली, पर वो जानता था कि ये अंत नहीं है। उसने टूटे हुए कैमरे के टुकड़े उठा लिए। तभी उसकी नजर एक पुराने मेमोरी कार्ड पर पड़ी जो कैमरे के अंदर था। वो मेमोरी कार्ड उसने अपने लैपटॉप में डाला। उसमें एक भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक वीडियो फाइल थी जिसका नाम था माया का स्टूडियो, माया स्टूडियो। जैसे ही विक्रम ने वीडियो चलाया, स्क्रीन पर एक विंटेज फोटो स्टूडियो दिखा। स्टूडियो की मालकिन थी माया, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी नैना चुड़ैल ने मरने से पहले दावा किया था। वीडियो में माया कैमरे से लोगों की तस्वीरें खींच रही थी और हर तस्वीर खींचने के बाद वो फोटो स्टूडियो के एक गुप्त कमरे में जाती थी। विक्रम को एहसास हुआ कि नैना की कहानी में एक और कड़वा सच छिपा है। उसने गूगल मैप्स पर माया का स्टूडियो खोजा। शहर के बाहरी इलाके में खंडहर हो चुकी एक इमारत मिली। हिम्मत करके विक्रम उस स्टूडियो पहुंचा। वो जगह भयानक रूप से शांत थी। पुरानी तस्वीरों के फ्रेम, धूल भरे पर्दे और बीच में एक टूटा हुआ स्टूल, सब कुछ वही था जैसा वीडियो में था। विक्रम ने उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोज लिया, जो एक पुरानी अलमारी के पीछे था। अंदर घुसते ही उसकी आंखें खुली रह गईं। ये कोई कमरा नहीं, बल्कि एक गैलरी थी। गैलरी की दीवारों पर हजारों पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में वही लोग थे जिनकी फोटो माया ने वीडियो में खींची थी। हर तस्वीर के नीचे एक तिथि, डेट और एक छोटा झूठ लिखा था। एक छोटे से शहर में जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, एक पुराना धूल भरा सिनेमाघर था जिसका नाम था मायापुरी टॉकीज। शहर वाले कहते थे कि वो शापित है, क्योंकि पिछले 30 सालों में जो भी वहां फिल्म देखने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उस सिनेमा घर की मालकिन थी रूपमती, जो अब लोगों के लिए एक चुड़ैल थी। उसकी आंखें कोयले सी काली थीं और उसके बाल हवा में हमेशा लहराते रहते थे। कहानी है अंकित की, जो हॉरर फिल्मों का दीवाना था। उसे चुनौती पसंद थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो मायापुरी टॉकीज में फिल्म देखकर आएगा। रात के ठीक 12 बजे अंकित हिम्मत करके सिनेमा घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था। न टिकट काउंटर, न कोई आदमी, बस एक धुंधली लाल रोशनी। एक खाली पुरानी स्क्रीन के सामने रूपमती बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। स्वागत है नौजवान, रूपमती की आवाज गूंजी। आज का शो तुम्हारे लिए है, लेकिन यहाँ का एक ही नियम है। फिल्म चाहे जितनी भी डरावनी हो, तुम्हें अंत तक आंखें खुली रखनी होंगी। जो डर के मारे आंखें बंद करता है वो हमेशा के लिए इस सिनेमा घर का हिस्सा बन जाता है। अंकित को लगा कि ये एक मजाक है। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, अंकित की रूह कांप उठी। यह कोई साधारण हॉरर फिल्म नहीं थी। स्क्रीन पर उसकी अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल दिखने लगे। बचपन का डर, भूली हुई बुरी यादें और वो सब कुछ जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। हर दृश्य इतना असली था कि अंकित की सांसें तेज हो गईं। एक बार तो ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर दिख रही चुड़ैल, जो खुद रूपमती थी, फिल्म से बाहर निकलकर उसकी ओर आ रही है। अंकित की पलकें भारी होने लगी। उसे लगा कि अगर उसने आंखें बंद कर ली तो ये सब खत्म हो जाएगा। वो हार मानने ही वाला था। तभी रूपमती ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, वाह, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, क्या? रूपमती ने स्क्रीन की ओर इशारा किया, जहां अब डरावनी फिल्म की जगह एक सुंदर रंगीन फिल्म चल रही थी। यह सिनेमाघर डर की खान है, रूपमती बोली। लोग यहाँ अपने सबसे गहरे डर देखने आते हैं। जब वे डर कर आंखें बंद करते हैं तो वे अपने डर की कैद में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। वे उस अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन तुमने हिम्मत रखी। तुमने आंखें खुली रखी और अपने डर को देखा। जिसने अपने डर को देखा, उसने उसे जीत लिया। रूपमती मुस्कुराई। उसकी आंखों की काली राख हट गई और वे चमक उठी। वो चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी जैसी लग रही थी। तुमने मेरा नियम तोड़ा नहीं, उसे समझा। अब तुम आजाद हो और तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म। रूपमती ने अंकित को एक पुरानी सुनहरी टिकट दी और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम जिंदगी में डर रही हो तो इस टिकट को देखना। ये याद दिलाएगी कि तुमने सबसे बड़े डर का शो देखा है। अगले ही पल अंकित खुद को शहर के बीचों बीच खड़ा पाता है। मायापुरी टॉकीज वहां नहीं था, बस एक खाली प्लॉट था। अंकित ने महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा निडर और मजबूत है। उस दिन से उसने कभी डरकर हार नहीं मानी। वो चुड़ैल का सिनेमा घर नहीं, बल्कि हिम्मत की पाठशाला थी।